हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था लॉर्ड वेल्जली द्वारा भारतीय राज्यों के साथ अपनाई गई सहायक संधि। लॉर्ड वेल्जली की जो सहायक नीति थी, सहायक संधि थी, उसके बारे में हम डिटेल से क्लासेस कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने 2-3 क्लासेस ऑलरेडी करवा दी हैं। आज हमारी जो है नेक्स्ट क्लास है, जिसमें कि हमने सबसे पहले लॉर्ड वेल्जली के बारे में पढ़ा। लॉर्ड वेल्जली के बाद हमने सहायक संधि का अर्थ और उसकी विशेषताओं को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि सहायक संधि के लाभ क्या क्या थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सहायक संधि की हानियां क्या क्या थी। तो ये क्लास देखने से पहले आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पिछली क्लासों को ज़रूर देखें, तभी ये क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। जहां सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई, वहीं देशी राज्यों एवं भारतीय जनता के लिए यह बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के साथ यह संधि की थी, तो इस संधि का जो पूरा लाभ था वो मिला किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और हानि किसको हुई थी? भारतीय राज्यों को, जिसके साथ यह संधि की गई थी। भारतीय जनता को इसकी हानियां उठानी पड़ी बहुत ज़्यादा। देखते हैं हम पॉइंट्स के माध्यम से कि कैसे कैसे जो है भारतीय राज्यों को इसका नुकसान हुआ इस संधि से। सहायक संधि करने वाले राज्यों की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाता था उस राज्य पर। वहाँ अंग्रेज़ों की सेना रहती थी, उस राज्य में अंग्रेज़ों का एक अधिकारी भी रहता था जो कि नज़र रखता था शासक पर। और ना ही जो वह राज्य था किसी बाहरी व्यक्ति को नौकरी दे सकता था। मतलब उस राज्य की विदेश नीति पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह अधिकार था। तो इस कारण जो है राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होगी, क्योंकि जो सेना रखी जाती थी उसके कारण जो उस पर खर्चा भी लगता था, तो राज्य की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होगी पैसे की साइड से। और राजनीतिक स्थिति मतलब राजपाट या फिर ज़्यादा जो शक्ति थी अब वहाँ के शासक के हाथ में नहीं, मतलब बल्कि पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। अंग्रेज़ों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को युद्ध में हराकर उसे मार दिया और कृष्ण राज नामक एक व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठा दिया, जो पूरी तरह से अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। मतलब अंग्रेजों के अनुसार ही शासन करता था। देशी राज्य सहायक संधि की कठोर शर्तों के कारण पूरी तरह शक्तिहीन हो गए, मतलब उनके पास शक्ति नहीं बची। तो यहाँ हमें मैसूर राज्य के बारे में बताया गया कि उस राज्य के साथ सहायक संधि करने से क्या हुआ कि उसको हराकर मार दिया गया युद्ध में, और एक अपनी कठपुतली शासक जो कि उनके इच्छा अनुसार शासन करे अंग्रेजों के, उसको उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। तो मतलब राजनीतिक स्थिति खराब होगी। जो राजा बैठते थे अब गद्दी पर, वो अंग्रेजों की इच्छा से ही बैठते थे। तो इस प्रकार सहायक संधि करने वाले राज्यों की राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और पूरी तरह नियंत्रण उस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट। सहायक संधि का एक और दोष यह था कि देशी शासक अंग्रेजों की सहायक सेना पर निर्भर हो गए। उन्होंने अपनी स्थायी सेना समाप्त कर दी और सभी सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया, जिससे राज्य में बेरोजगारी फैल गई। ये सहायक संधि की शर्त में था कि अंग्रेजों की सेना की जो टुकड़ी थी वो राज्य में तैनात रहेगी हर टाइम। तो इस तरह जो है अंग्रेजों की सहायक सेना राज्य में रहती थी, तो वहाँ उस राज्य का राजा जो था वो उसने जो है अपनी खुद की जो सेना थी उसको समाप्त कर दिया। उसको नौकरी में मतलब अपने सैनिकों को भर्ती करना ही बंद कर दिया। उसने अपने सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया और जो अंग्रेजों की सेना थी उसी सेना के सहारे जो है राज्य में अपना काम चला रहा था। तो उन सैनिकों को जब नौकरी से निकाल दिया गया तो जो है राज्य में बेरोजगारी फैल गई, क्योंकि सैनिक जो थे वो बेरोजगार हो गए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी अपने ही राज्य में, जिस कारण जो है बेरोजगारी फैली और गरीबी फैल गई राज्य में। और पूरी तरह जो राजा थे वो अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो गए, और अंग्रेजों की जो सेना थी वो पूरी तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करती थी और उसी के प्रति वफादार थी। वह उस राज्य के राजा के लिए कोई भी वफादारी नहीं रखती थी, कोई भी उसका नियम का पालन नहीं करती थी। तो बेरोजगारी फैल गई इस सहायक संधि से। राजनीतिक स्थिति कमज़ोर हो गई राज्य की, आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई। अब आर्थिक स्थिति के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि सहायक सेना का समस्त खर्च, मतलब कि जो सेना अंग्रेजों की जो सेना उस राज्य में रहती थी उसका सारा खर्चा किसको देना पड़ता था? उस राज्य को देना पड़ता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था।
देसी शासक सहायक सेना के अधिक खर्च को उठाने में असफल रहे। मतलब उनका इतना बजट नहीं होता था कि वो उस सेना का खर्चा नकदी के रूप में उठा सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बदले में कंपनी को कुछ प्रदेश देने शुरू कर दिए। मतलब कि 3-4 गांव दे दिए और बोल दिया कि यहाँ से जो राजस्व आता है, यहाँ से जो टैक्स वसूलते हैं हम भूमि से, उस भूमि से जो है आप इस सेना की देखभाल करो, इनको पेमेंट दो और इनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करो। मतलब अपने प्रदेश किसको दे दिए राज्य ने? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस प्रकार जो है देसी शासकों के राज्य जो सिकुड़ते चले गए। मतलब देसी शासक जो थे उनके पास जो राज्य थे वो कम होते चले गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके पास प्रदेशों की वृद्धि होती गई, उसके पास क्षेत्रों की वृद्धि होती गई और आर्थिक स्थिति जो थी वो और ज़्यादा दयनीय हो गई राज्य की। क्योंकि जो इस सेना, अंग्रेजों की जो सेना रहती थी राज्य में, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा था। इनकी जो है इनको सैलरी भी अच्छी दी जाती थी और इन पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। इनको महंगे महंगे हथियारों से जो है ट्रेनिंग सिखाई जाती थी, जिस कारण जो है ये सेना काफ़ी महंगी पड़ती थी देसी शासकों को। इस कारण जो है राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई पैसे के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सहायक संधि स्वीकार करने वाले शासक। मतलब जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राजा होता था उसकी स्वतंत्रता एवं सम्मान को भारी धक्का लगा। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। कि जो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता था उस राजा की जो है वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। उसके हाथ में ना तो राज्य का कंट्रोल था, वो जो है पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। वह राजा अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता था और विदेश नीति में तो है पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर था। विदेश नीति मतलब कि अपने राज्य में बाहरी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते थे, बाहरी व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर बाहर के व्यक्ति से कोई पत्र व्यवहार करना हो या फिर कुछ और काम हो तो पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो मतलब जो राज्य शासक था उसकी स्वतंत्रता एवं सम्मान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक संधि द्वारा अंग्रेजों ने देशी राज्यों की आंतरिक व बाहरी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हमने इसकी शर्तों में पढ़ा था, विशेषताओं में, कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जिस राज्य के साथ सहायक संधि करेगी उसकी जो है रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। परिणाम स्वरूप देसी राजा विलासी हो गए। मतलब उस राज्य का जो राजा था वो विलासी हो गया क्योंकि उसको टेंशन नहीं थी रक्षा करने की अपनी प्रजा की। उसको अपनी प्रजा करने की टेंशन खत्म हो गई क्योंकि उसे पता था कि अंग्रेज जो है वो संभाल लेंगे अगर कोई आक्रमण होगा, और अगर कोई विद्रोह होता है या कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेजों की टेंशन है वो ही रक्षा करेंगे, मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो जो है राजा ने प्रशासनिक कार्यों में भी रुचि लेनी बंद कर दी। मतलब वो विलासी होते चले गए, सारा दिन खाते पीते रहते और महल में ऐशो आराम से रहते थे, उसकी वैल्यू भी नहीं थी। जिसके परिणाम स्वरूप जो राज्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। मतलब अनुशासन वगैरह जो है सब कुछ खत्म हो गया राज्य में, क्योंकि जो है राजा का कोई कंट्रोल नहीं था जनता पर और राजा खुद जो है वह विलास में, भोग विलास में डूबा रहता था और प्रशासनिक कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता था। उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि उसके मन में जो है यह बात बैठ गई कि जो सारा काम होना है वो तो अंग्रेजों की मर्जी से होना है, जो भी काम होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। इसलिए जो उसने राजकाज जो है काम करने बंद ही कर दिए अपने राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहायक संधि ने जनसाधारण लोगों की समस्याएं बढ़ा दी। कि जो आम जनता थी राज्य में उसकी समस्याएं बढ़ गई सहायक संधि से। देशी राज्यों की आर्थिक अर्थव्यवस्था ने लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। मतलब कि जो अंग्रेजी सेना का खर्चा उठाना पड़ता था राज्य को, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या किया गया? किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया, उन पर बोझ लाद दिया गया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो ताकि हम यह खर्चा उठा सकें। जनसाधारण जनता की समस्याओं पर कंपनी और देशी शासकों ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया कि आर्थिक बोझ किसानों पर बढ़ गया, आम जनसाधारण जनता पर बढ़ गया। तो क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनता की स्थिति सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान नहीं दिया कि इनका शोषण हो रहा है, इनकी भलाई के लिए भी राज्य में कुछ कार्य किए जाए, इनको सुविधा देने के लिए भी कुछ काम किए जाए राज्य में।
ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना तो राजा ने किया ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसके कारण जो है जनता की हालत दिन प्रतिदिन और ख़राब होती चली गई और परिणाम स्वरूप जनता में जो है वो असंतोष उत्पन्न हो गया और जनता जो है कि न कहीं विद्रोह करने पर उतारू हो गई। जब ये विद्रोह करते तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसे अपने बल पर दबा देती। मतलब कि जनता की स्थिति जो है वो इस संधि करने से पूरी तरह ख़राब हो गई, बुरी तरह ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सहायक संधि ने देशी राज्यों को पूरी तरह शक्तिहीन बना दिया। ये हम ऊपर से पढ़ते ही आ रहे हैं कि पूरी तरह से जो राज्य था वो शक्तिहीन हो गया, उसके पास कोई शक्ति नहीं रही, ना तो राजा के हाथ में कंट्रोल था कुछ भी, सारा का सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कंट्रोल था। मतलब कि उस राज्य के डोर जो है वो अंग्रेज़ों के हिलाने से ही डोर हिल रही थी, पूरा कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में था। परिणाम स्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने अनेक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये हम जो लॉर्ड डलहौजी के आगे पढ़ेंगे नीति, उसका लैप्स का सिद्धांत है, उसमें हम देखेंगे कि उसने जो है देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया, कहीं ना कहीं इस सहायक संधि के कारण। क्योंकि सहायक संधि के कारण राज्य इतने कमज़ोर हो गए कि वो लॉर्ड डलहौजी का सामना ही नहीं कर पाए और राज्य जो है उसमें विलीन हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये थी सहायक संधि जो थी उसकी हानियाँ मैंने आपको बहुत डिटेल से करवा दी है, बहुत इजी लैंग्वेज में करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको मेरे द्वारा समझाया गया अच्छी तरह समझ आ रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहूँ। अच्छा लगता है जब कमेंट पढ़ते हैं क्लास के बारे में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। ऐसा नहीं कि कहीं से कंटेंट उठाया और वो चिपका दिया, बहुत सोच समझ कर कई बुक्स से जो है कंटेंट इजी लैंग्वेज में इकट्ठा करके जो मुझे पीडीएफ बनानी पड़ती है, उसके बाद जो आपके लिए रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इस तरह जो है काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें, देखते हैं तो लाइक करें प्लीज़, और दूसरों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लासेस पहुंच सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई क्लासेस आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आज मेरी क्लास आ गई है। तो अंत में जो है हम इस सहायक संधि का निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कंक्लूजन क्या निकला टोटल। अंत में कहा जा सकता है कि लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। मतलब क्योंकि वेल्जली ने बहुत सारे राज्यों के साथ इस संधि को किया था, तो इस संधि से जो है राज्य कमज़ोर होते चले गए और वो पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गए, और ये मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ही विलीन हो गए। इसके द्वारा अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करने में सफल हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने शर्त लागू कर दी थी कि जिस राज्य के साथ हम सहायक संधि करेंगे उस राज्य में फ्रांसीसियों को नहीं रखा जाएगा, ना ही उन्हें नौकरी दी जाएगी, ना ही उन्हें व्यापार करने की परमिशन दी जाएगी। इस प्रकार जो है फ्रांसीसियों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। इसके अलावा इस संधि के द्वारा देशी राज्य जैसे कि अवध, तंजौर राज्य, मैसूर राज्य, कर्नाटका राज्य, मराठा राज्य इत्यादि को भी वेल्जली ने जो है अपनी नीति द्वारा पूरी तरह शक्तिहीन बना दिया और इनके हाथ में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। पूरा का पूरा नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का इन राज्यों पर रहता था, जिसके कारण इन राज्यों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई, राजनीतिक स्थिति भी खराब हुई। इन राज्यों के राजा भी विलासी हो गए, इन राज्यों की जनता है वह भी असंतोष हो गई, उन पर भी जो है आर्थिक करों का बोझ बढ़ गया। मतलब पूरी तरह जो है राज्य की स्थिति कमज़ोर हो गई, राज्य का नियंत्रण जो है बहुत कमज़ोर हो गया और पूरी तरह कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का उन राज्यों पर हो गया। तो ये था हमारा सहायक संधि। हमने अर्थ को भी पढ़ा, सहायक संधि की जो शर्तें होती थी, विशेषताएं होती थी, उनको भी अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। हमने इसके लाभ भी देख लिए कि लाभ किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। तो अब मुझे नहीं लगता कि सहायक संधि के बारे में इतनी सारी क्लासेस करने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता हो आपके मन में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, एक एक चीज़ को खोल खोल कर बताया। मुझे नहीं लगता कि 3-4 क्लासेस बैक टू बैक देखने के बाद आपको सहायक संधि में कोई डाउट रहेगा, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आराम से हो जाएगा, आप क्लासेस को आराम से देखिए
फिर उसको याद करने की कोशिश कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक नीति अपनाई है अंग्रेज़ों ने भारतीय राज्यों के साथ, उसकी शर्तें हमें पढ़नी हैं। अब जब हम शर्तों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे तो हमें फ़ायदा और नुकसान अपने आप पता चल जाएगा कि इन शर्तों से किसको तो फ़ायदा पहुंच रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। फ़ायदा टोटली अंग्रेज़ों को हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, उस राज्य का हो रहा है जिसके साथ ये सहायक संधि की जा रही है। भारतीय जनता का नुकसान हो रहा है, भारतीय राजा का नुकसान हो रहा है, और पूरा लाभ किसको मिल रहा है, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो चलिए आज हमारी क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। प्लीज़ मैं दोबारा से कह रही हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है हम अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। और इस काम में जो है आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारा चैनल जो है और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और चैनल काफ़ी ऊंचा उठ सके। आपकी हेल्प होगी तभी मैं ये कर पाऊँगी। चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन।